तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए अग्निवीर जीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। इसके बाद 50 प्रैक्टिस सेट और आने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर बोधगया में? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ये गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि या फिर कनक मुनि या फिर इनको एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का जो नाम था वो था रुद्रक राम इनके गुरु का नाम था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ठीक है। ये सब चीजें आपसे पूछ जाती हैं, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी, और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके अलावा इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है। ये सब चीजें आपको नोट कर लेनी है जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, गायत्री मंत्र का सप्तम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो गायत्री मंत्र का सप्तम जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो इसका संबंध सूर्य से है। ठीक है। सूर्य देवता से इसका संबंध है। ऋग्वेद के बारे में और जानकारी क्या है कि ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना। ठीक है। पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद को यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित वेद माना जाता है, जबकि अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित वेद माना जाता है। इसके अलावा सामवेद को क्या बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है कि ये संगीत से संबंधित क्या है? ये आपका वेद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है गद्य और पद्य, यानी कि पोएट्री भी इसी में है और आपका क्या कहते हैं पैराग्राफ भी इसी में इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? वो आपका यजुर्वेद है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर मंगल है? ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो आपका बुध है। बुध के बारे में और जानकारी क्या है कि बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। कोई भी उपग्रह नहीं है। दोनों ग्रह का, बुध और शुक्र दोनों ग्रह ऐसे हैं जो इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। उसके बाद शुक्र क्या है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र है। ठीक है। उसके बाद जो शुक्र की जो दिशा है घूमने की वो अन्य ग्रहों से क्या है? उल्टी है, विपरीत है। यानी ये पूरब से पश्चिम घूमता है। पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र के अलावा एक ग्रह और आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं। यूरेनस ग्रह कौन सा है? जो कि शुक्र के साथ ही यानी कि पूरब से पश्चिम ही घूमता है। इसके अलावा मंगल से संबंध क्या है? मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह। लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। और पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ग्रह पे है? वो भी आपके किस पे है? मंगल ग्रह पे है। पूरे सौर मंडल का, यानी कि आपके जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी लगभग 3 गुना ऊंचा पर्वत किस पे है? वो आपका मंगल ग्रह पे है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो आपका बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह या फिर प्रणब मुखर्जी? तो सभी को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। यानी कहता हूं मैं इंडिया डिवाइडेड। पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आपको बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का फुल फॉर्म क्या है वो आपको इनमें कमेंट बॉक्स में, मतलब सॉरी, इनमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसरो का पूर्ण रूप है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। इसरो के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो आपका बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। 1969 को 15 अगस्त 1969 को क्या होती है? इसकी स्थापना हुई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, तो इसरो के वर्तमान में जो हेड है वो कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज? तो पहला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? वो वेस्ट इंडीज था। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने कब का विश्व कप जीता था? तो 1983 और 2011 में जीता था, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया था? 54 में, 55 में या फिर 57 या फिर 61 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। 3 लोगों कौन कौन से थे? सबसे पहले थे सीवी रमन, फिर राजगोपालाचारी और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन। तीनों का नाम क्या है? तीनों के नाम में ही क्या है? रा है, ठीक है। जैसे नोट याद कर सकते हो, तीनों के नाम में ही क्या है? रा है। तो सर्वप्रथम तीन लोगों को क्या हुआ था? भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन है आपके सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष पर, निजी क्षेत्र पर विशेष पर, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिले और सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ावा मिले। सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक। निजी क्षेत्र, यदि किसी देश में निजी क्षेत्र है तो वहाँ पे उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और यहाँ क्या है, या यदि किसी देश में सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी संस्था है सारी, तो वो क्या बोला था? वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोली जाती है, ठीक है। समाजवादी या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोली जाती है। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है? भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यदि आपसे पूछा था कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत के संदर्भ में ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित में से किस रैंक के समकक्ष है? लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्मी जो लेफ्टिनेंट का पद होता है वो नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? तो ये आपको नोट कर लेना है कि 44 वर्ग किलोमीटर होता है एशिया का। एशिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 44 वर्ग किलोमीटर। यदि हम बात करें एशिया के संदर्भ में, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? सभी को पता होगा कि गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं कि ये पहले भारतीय थे जिनको भारत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और इन्होंने एक नारा दिया था, वो क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। और ये गरम दल के नेता थे। इसके अलावा लाला लाजपत राय की बात करें तो इनके बारे में क्या कथन है कि इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब
केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी लगने से लाठी लगने से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपको नोट करना है। आपसे पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी या कैसे हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट छूट गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में एक पॉइंट क्या है कि अपना जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इनकी पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? ये आपका, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक से लिया गया था, उस पुस्तक का नाम है आपका आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ पुस्तक से आपका ये गीत लिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? यानी कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी सभापति कौन बने थे, ये आपको बताना है। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने गए थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? दूसरी बैठक हुई थी जिसमें कि स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। 13 दिसंबर को ही क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, रखा गया था। जो किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, जो बाद में क्या बन गई थी? प्रस्तावना बन गई थी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में क्या है कि ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपको पता होगा कि इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? वो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है। और न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क, ठीक है। ये सब चीजें आपको नोट रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, वेदव्यास, भवभूति या फिर विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। उसके अलावा जयदेव की पुस्तक कौन सी है? गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के वेदव्यास, ठीक है। ये आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? जयदेव है, वेदव्यास है, पाणिनि या फिर भवभूति। तो पाणिनि कौन है? संस्कृत व्याकरण के जनक है। वेदव्यास के बारे में बताई दिया, जयदेव के बारे में मैंने आपको बताई दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो बल क्या है? एफ। एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, ठीक है। एम क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और ए क्या है? त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक बन जाएगा, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? इसका मात्रक बन जाएगा। एफ बराबर एम ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर थे, न्यूटन थे, गैलीलियो थे या फिर हाइगेंस थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमर, ठीक। प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले व्यक्ति कौन थे? रोमर थे। यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश की चाल है कितनी, तो प्रकाश की चाल कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। यदि आपसे पूछा है सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, तो सबसे ज्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार बढ़ेगा, घटेगा या फिर क्या रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि भार का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी, ठीक है। एम क्या है? मास। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, चाहे वो चंद्रमा पे हो चाहे पृथ्वी पे। द्रव्यमान कभी भी क्या होता है? बदलता नहीं है। लेकिन जी की वैल्यू क्या है? जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू क्या होती है? हर जगह चेंज होती रहती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अलग रहेगा। लेकिन जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में कितना है? 1/6, यानी पृथ्वी की तुलना में क्या है? कम। तो चंद्रमा पर जो भार होगा वो पृथ्वी की तुलना में क्या होगा? कम होगा। जब हम चंद्रमा से पृथ्वी पे आएंगे तो हमारा भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू बढ़ जाती है पृथ्वी पे आगे। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा? भार भी बढ़ेगा। आपसे पूछा कि यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए,
पृथ्वी पर आ रहा है, जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी तो भार भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। आपसे पूछा है क्या होगा, तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, प्रसार तरंगों के बराबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊष्मा विकिरणों की जो गति होती है वो किसके बराबर होती है, प्रकाश के बराबर। प्रकाश की गति कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है, उत्तल, अवतल, या फिर वर्तुलाकार, या फिर समान मोटाई का। तो कैमरे में जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग और कहाँ करते हैं हम, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है। और अवतल लेंस का प्रयोग जो करते हैं वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्लियर। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते रहते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कण स्थायी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन। तो ये तीनों ही कण क्या हैं, स्थायी कण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड हो या फिर गोल्डस्टीन हो। ठीक है। दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। न्यूटन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम यानी कि एलपीजी के प्रमुख संगठक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो एलपीजी की गैस आती है वो किसकी वजह से आती है। ठीक है। एलपीजी के रिसाव की जो वो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, मतलब जो गंध का महसूस होती है वो किसकी वजह से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथाइल मर्केप्टन। ठीक है। एथिल मर्केप्टन, इसकी वजह से क्या होती है, जो हमें उसकी गैस की बदबू समझ में आ जाती है कि हमारी गैस कहीं से लीक हो रही है। तो ये आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, या फिर ऑक्सीजन। तो गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, हीलियम होती है। जबकि हाइड्रोजन गैस हीलियम से भी हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को हम नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्रियाशील होती है, जबकि हीलियम गैस आपकी अक्रिय गैस होती है जो क्रिया नहीं करती। इसलिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस को गुब्बारे में भरते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला, एम्पियर, ओम, या फिर कूलम। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। यदि आपको एम्पियर के बारे में पूछा तो एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक है। और ओम किसका मात्रक है, तो ये आपका प्रतिरोध का मात्रक है। और कूलम किसका मात्रक है, ये आपका आवेश का मात्रक है कूलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसके द्वारा धातुएं गर्म होती हैं। यहाँ धातुएं जो गर्म होती हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं, चलन, संवहन, विकिरण, या फिर विकिरण एवं संवहन। तो मान लीजिए लोहे की एक रॉड है और जो गर्म होगी वो किसके द्वारा होगी, तो वो आपकी चालन विधि के द्वारा होगी। चालन विधि क्या होती है, यदि लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म किया जाए तो वो धीरे धीरे फिर पूरी गर्म हो जाती है। ठीक है। वो होती है आपकी चालन विधि। जब हम पानी को जो गर्म करते हैं वो किससे गर्म करते हैं, वो संवहन विधि होती है। यानी जब हम पानी इस तरह से मान लिया रखा हुआ है किसी पॉट में, तो जब हम पानी को गर्म करेंगे तो पहले इसे नीचे वाले कण गर्म होंगे, फिर गर्म होकर ऊपर पहुंचेंगे, फिर ऊपर वाले कण नीचे आएंगे। तो ये विधि क्या कहलाती है, ये आपकी संवहन विधि कहलाती है। और प्रकाश जो गति करता है वो कौन सी गति से करता है, यानी पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो किस विधि से आता है, वो विकिरण विधि से आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, डीएनए है, अमीनो अम्ल है, आरएनए है, या फिर नाइट्रोजन बेस है। तो प्रोटीन जो बनती है वो किससे बनती है, वो अमीनो अम्ल से बनती है, अमीनो एसिड से बनती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है। राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सा है, राइबोसोम आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परजीवी है, परजीवी का मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है जीने के लिए, वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। जू है, मच्छर है, किलनी है, या फिर ये सभी। तो जू भी दूसरे पर निर्भर करता है, मच्छर भी करता है और किलनी भी करता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके परजीवी हो जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। तो दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, अक्रोबिक, लैक्टोबैसिलस, इकोली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो लैक्टो वर्ड होता है, लेक्ट जो वर्ड होता है वो वर्ड किसके लिए यूज होता है, वो हमेशा दूध के लिए यूज होता है। ठीक है।
लैक्ट जो वर्ड होता है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, दूध के लिए यूज होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, यानी दूध जो मीठा होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है लैक्टोस शर्करा की वजह से होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो दूध में कौन सा अम्ल होता है, वो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, जहाँ आपको लेक्ट वर्ड समझ में दिखाई दे जाए वो आपको उसका मतलब दूध से ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, गर्भाशय द्वारा, धमनियों द्वारा, गर्भनाल द्वारा या फिर एमनियोटिक सेक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भनाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, 40, 55, 68 या फिर 75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55%। ठीक है, मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो कितना परसेंट होता है, 55%। अगला क्वेश्चन है वो रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन आपके जी के जीएस के थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और बाकी के 15 क्वेश्चन आपके, सॉरी 10 क्वेश्चन किसके होंगे, वो मैथ के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 37, 47, 58, 68, 79 और 89, तो आगे क्या आएगा। ठीक है, ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने गैप है, तो 10 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने गैप है, तो 11 का। ठीक है, यानी पहले 10 का है फिर 11 का, फिर 10 का है फिर 11 का है, फिर 10 का है, तो आगे कितने का आएगा, 11 का आएगा। यानी कि 89 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। यानी अगली संख्या कितनी आएगी हमारी, 100 आएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी डॉक्टर का संबंध यदि नर्स से है तो नेता का संबंध किससे होगा, संघ से होगा, अनुयायी से होगा, नियोजक से होगा या फिर कार्यकर्ता से। लेकिन नर्स जो होती है वो डॉक्टर को सहायता करने के लिए होती है। ठीक है, इसी प्रकार नेता की सहायता करने के लिए कौन होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। कपास, रेशम, ऊन या फिर नायलॉन। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न हो जाएगा। क्यों भिन्न हो जाएगा, क्योंकि कपास, रेशम और जो ऊन होती है वो आपके नेचुरल यानी प्राकृतिक चीजें हैं, जबकि ये नायलॉन जो वो कृत्रिम धागा है। ये प्राकृतिक धागे हैं जबकि ये क्या है, कृत्रिम धागा, आर्टिफिशियल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, कैदी से मिलने आने वाले एक युवक का परिचय कैदी ने जेलर से इस पर करवाया कि यह युवक मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है, न तो मेरा कोई भाई है न ही मेरी कोई बहन है। वह युवक कैदी का कौन है। तो देखिए युवक ने क्या बोला, मतलब कैदी ने क्या बोला कि ये जो युवक है मेरे पिताजी का पुत्र है, और मेरे पिताजी का ना तो कोई, मतलब उस युवक का ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन है। इसका मतलब जो युवक है वो, जो कैदी है वो अपने पिता, मतलब देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसका आंसर आपका पुत्र ही आएगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए कैदी क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये जो युवक है वो कौन है, कि मेरे पिताजी, देखो मेरे पिताजी, मान लीजिए ये आदमी कैदी हो गया, इसके पिताजी यहाँ पे आएंगे, इस पिताजी के पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, यानी ये जो युवक है वो कौन है, ये है। इसका कोई भाई भी नहीं है कोई बहन भी नहीं, तो इसका मतलब ये सीधे अपने पुत्र के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब जो युवक है वो कैदी का कौन बनेगा, वो युवक कैदी का पुत्र बनेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना जाएगा, पुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था, वह अचानक दाहिने 90 अंश दाहिने मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तो ये आपको बताना किस दिशा के सम्मुख है। तो देखिए संजय, पहले मान लीजिए ये आपकी दिशाएं बनी हुई हैं, ये आपकी उत्तर होगी, ये आपकी दक्षिण, ये पूरब और ये आपकी पश्चिम। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा क्या कहलाती है, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब कहलाती है। ठीक है, कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था, वो अचानक क्या करता है कि 90 अंश दाईं तरफ मुड़ जाता है, यानी इस दिशा में मुड़ जाता है। आपसे पूछा कि ये दिशा कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से दिशा निकाल लेंगे। दिशा कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर क्या बना देंगे, प्लस का चिन्ह बना देंगे। प्लस का चिन्ह बना देंगे, ये दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये आपकी वेस्ट। तो ये दिशा कौन सी होगी, वेस्ट और साउथ के बीच की, साउथ वेस्ट। यानी अब वो किस दिशा में जा रहा है, अब वो आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 0, 1, 2 या 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और यदि आपसे पूछा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सम अभाज्य संख्या भी कौन सी होती है, 2। यानी ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है कि 0.8 को साधारण भिन्न में बदलें। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए आपको दिया है 0.8, इसको भिन्न में बदलना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद में कितने अंक थे, 1 अंक था, तो 1 0 आपको लगा देना है।
अब आपके पास बच गया 8/10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार, यानी कि 4/5। भिन्न रूप कितना हो जाएगा? 4/5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह कोण जो 0 अंश और 90 अंश के बीच है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा कोण जो 0 और 90 के बीच में होता है वो कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण। यानी ऐसा कोण जो, देखिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 90 हो गया, ठीक है। यानी ये जो कोण है ये कौन है? समकोण है। ये क्या है आपका? समकोण। आपसे पूछा है कि 0 और 90 के बीच, यानी 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई जो भी कोण बनेगा वो क्या बनेगा? 90 से कम बनेगा, तो ये आपका कोण क्या हो जाएगा? ये आपका न्यून कोण बन जाएगा, न्यून कोण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग, यानी ए स्क्वायर। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। इसमें वैल्यू रख देंगे 3/4 गुणा 12 गुणा 12, क्योंकि भुजा कितनी रखी है? 12। 4 से कटेगा आपका ये 3 बार, और 12 × 3 36, 36√3। 36√3 क्या आ जाएगा आपका? एरिया निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि यदि जो थीटा है आपका वो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है या फिर 90 के बराबर है, तो tan थीटा और cot थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? यदि हम बात करें tan 0 की, थीटा के बराबर हम हम क्या रखें? 0 रखें, तो tan 0 की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है, ठीक है। और tan 90 की cot 90 की वैल्यू कितनी आती है? cot 90 की वैल्यू भी, cot 90 की वैल्यू भी कितनी आती है? वो भी 0 आती है। तो मिनिमम जो वैल्यू बनी cot और tan की, वो कितनी बनी? 0 बनी। आपसे पूछा न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी? न्यूनतम वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका बोर्डमास नियम पर आधारित क्वेश्चन दिया है। बोर्डमास नियम क्या कहता है? देखिए, नियम थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको कि बोर्डमास नियम क्या कहता है। बोर्डमास नियम यही कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व की जाएंगी। ब्रैकेट के अंदर चीजें भी किस नियम के किसके अनुसार सॉल्व की जाएंगी? ब्रैकेट के 4 तरह के होते हैं, और 4 तरह में सबसे पहले आएगा आपका रेखा कोष्ठक। देखिए, ये वाला कोष्ठक क्या होता है? रेखा कोष्ठक। फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, और फिर सबसे अंत में आएगा बड़ा वाला कोष्ठक, ठीक है। इस तरह से चारों कोष्ठक आपको यूज करने हैं। तो देखिए, इस उसके बाद में फिर किसका नंबर आएगा? फिर आएगा ऑफ का। ऑफ का मतलब का तो इसमें कहीं नहीं रखा। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सबट्रैक्ट, यानी भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटाओ। इसी क्रम में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ये आपका रेखा कोष्ठक दे रखा है, तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा। 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे कितना आ जाएगा? इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे आ जाएगा 3, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे कितना आ जाएगा? 3। अब ये माइनस का चिन्ह बाहर है, तो माइनस का 3 हो जाएगा ये, और 3 में से 3 जाएगा तो कितना बन जाएगा? 0। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब 2 बचा, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्त बताइए, यानी एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा किसका? 12, 16, 24 और 36 का। तो आपको ऐसी संख्या पकड़नी है जिससे ये मतलब आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इन सब से कट जाए। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से कट जाए, यानी जो भी इनका एलसीएम होगा वो इन सब से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो यदि हम 140 में 12 का भाग देंगे तो ये हमारे कटेगी नहीं, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। 145 भी नहीं कटेगी तो ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। 150 भी नहीं कटेगी 12 से, तो ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा क्या हुआ? एलसीएम, जो हमारा 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, और 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपसे पूछा 36% किसके बराबर होगा? तो देखिए, जब हम परसेंटेज को क्या करते हैं? भिन्न के रूप में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? 100 का भाग कर देते हैं। तो 36/100। 4 से काटेंगे 9 बार, और 4 से कटेगा 25 बार। कितना आंसर आ जाएगा? 9/25। इसका भिन्न रूप कितना हो जाएगा? 9/25, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य कितना है? 750। तो लाभ बताइए। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 750। क्रय मूल्य कितना है? 500।
कितने का लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया, 250 का लाभ हो गया। लाभ पूछा था, लाभ कितने का हो गया, 250 का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यार्थी की हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक कितने हैं, 60, 70 और 80 हैं। उसके औसत प्राप्तांक बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे में कुल संख्या, यानी कुल योग बटे में संख्या। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर ए बराबर योग बटे में संख्या। योग कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 60 प्लस 70 प्लस के 80 बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 और 6 13 और 8 21, यानी 210। 210 में क्या करेंगे, 210 में हम 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70। आपका एवरेज भी कितना निकल के आ जाएगा, 70 आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। इसकी एक तरीका और बता देता हूँ आपको। जब भी क्या हो, संख्याओं के बीच में समान गैप, यानी कि 60 और 70 के बीच में 10 का गैप है, और 70 और 80 के बीच में भी कितना गैप है, 10 का ही गैप है। तो जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका क्या होगा, वही आपका औसत निकल के होगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। इसका एवरेज कितना आ गया आपका, 70। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो देखिए, यदि हम 1 का वर्ग करेंगे 1 मिल जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 मिल जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे इकाई अंक हमारा 5 मिल जाएगा। यानी ये तीनों अंक हमारे हो सकते हैं। तीनों अंक हमारे क्या हो सकते हैं, कि संख्या के वर्ग करने पर ये हमारे अंक आ सकते हैं इकाई के स्थान पर। इसका मतलब ये सभी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 रुपये 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है तो 2 वर्ष के उपरांत कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी 400 गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ब्याज पूछा था, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चिंग 24 दूनी 48, यानी कितने रुपए ब्याज मिल जाएगी, 48 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगी। क्वेश्चन दिया अगला, 5 रुपया और 5 पैसे से अनुपात क्या होगा। तो 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 500 पैसे होते हैं, और 5 पैसे का अनुपात पूछा है। 5 एकम 5, 5 से कटेगा 100, यानी अनुपात जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 100:1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, हम करते हैं कि 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए, आपका चाल दे रखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चल मीटर प्रति सेकंड में पूछिए, तो हम क्या करेंगे, 90 में गुणा कर देंगे किसका, 5/18 का। ठीक है, ये वाला गुणा इधर होगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, किसमें होगा, 5/18 का। ठीक है, तो 90 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से कटेगा 5 पर, 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मतलब इसका मीटर पर सेकंड में कितनी चाल निकल के आई, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।